नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 91.2 एफएम तरंग हेलो हल्द्वानी पे। मैं हूं प्रकाश चंद्र सनवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, और मेरे साथ हैं मानस त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वित्तीय समावेशन। तो मानस सर, आज के समय में अगर हम वित्तीय समावेशन केवल एक आर्थिक नीति की तरह देखें तो ये सही नहीं रहेगा, बल्कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी बन चुका है, जिसका उद्देश्य है समाज के हर व्यक्ति को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। जी सर, अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन की, तो वित्तीय समावेशन का अर्थ है समाज के हर व्यक्ति को मूलभूत वित्तीय सेवाएं सस्ती दरों में उपलब्ध कराना। वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवाएं, ऋण की सुविधा, बीमा, डिजिटल भुगतान इत्यादि। देखिए, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह गरीबी को कम करता है, आय में समानता लाता है और आर्थिक विकास को भी यह बढ़ावा देते। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की, तो वित्तीय समावेशन को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। जी इसके 17 में से 7 विकास लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन को उल्लेखित किया गया है। जी बिल्कुल। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वित्तीय समावेशन कोई नई अवधारणा नहीं रही है। सन 1969 में भारत सरकार ने 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसी क्रम में सन 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना। इसके बाद इस दिशा में और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे प्राथमिक क्षेत्र ऋण देना और लीड बैंक योजना, जिसमें कि कोई एक बैंक बाकी बैंक को लीड करता है, और ग्रामीण शाखाओं का विस्तार करना। 1970 के दशक में यह व्यवस्था की गई थी कि हर शहरी शाखा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएं खोली जाएं, जिसमें आज उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सन 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार वित्तीय समावेशन शब्द का औपचारिक रूप से उपयोग किया था। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक वित्तीय समावेशन की औपचारिक परिभाषा की बात है, तो सन 2008 में डॉक्टर सी रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेशन को निम्न प्रकार परिभाषित किया। उनके अनुसार कमजोर वर्गों को समय पर और सस्ती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है। आज भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अगर हम बात करें, आज भारत के 95% से अधिक परिवारों के पास अपने बैंक के खाते हैं। जनधन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए और इसमें भी लगभग 56% महिलाओं के हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अहम कदम है। इसी का परिणाम है कि जनधन योजना को विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम माना जाता है। जी बिल्कुल। वर्तमान में विकसित भारत 2047 की यात्रा में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। भारत की वित्तीय परिदृश्य को अगर हम देखें तो उसको बदलने की दिशा में डिजिटल तकनीकी के माध्यम से एक सबसे बड़ा बल मिला हुआ है। और जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपीआई जैसी एकीकृत भुगतान प्रणाली होगी। बैंकिंग के क्षेत्र में देखें तो आजकल मोबाइल बैंकिंग हो रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करना, इन सभी ने वित्तीय लेन देन को एक अत्यंत सरल और सुगम बना दिया है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि एक छोटे से छोटा विक्रेता भी क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहा है, जो वित्तीय समावेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यदि आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान में लगभग 35% वृद्धि हुई है, जिसमें एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई का प्रमुख योगदान रहा है। सर, जैसा कि विदित है कि वित्तीय समावेशन के लिए साक्षरता होना आवश्यक है, क्योंकि लोगों के साथ कई बार फ्रॉड भी इसमें हो जाते हैं। तो आप वित्तीय साक्षरता के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के बारे में बात करें, तो वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वित्तीय साक्षरता का सामान्य अर्थ है वित्तीय उत्पादों को समझना, वित्तीय उत्पादों के विषय में सही निर्णय लेना और धोखाधड़ी से बचना। आजकल हम लोगों के पास वित्तीय सेवाएं तो हैं, लेकिन उनके मध्य जागरूकता की कमी है। ऐसी स्थिति में वित्तीय समावेशन की 100% सफलता प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। जी सर, हालांकि वित्तीय समावेशन से आर्थिक प्रगति हुई है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी। लोग अभी अच्छे से जागरूक नहीं हैं। रिमोट एरियाज़ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज लोग रह रहे हैं, उनको अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए उनके साथ कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, शिकायत निवारण की समस्याएं इसमें आती हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भी शिकायतों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो एक चिंताजनक विषय है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई लोग सरकारी योजनाओं से अनजान हैं। अगर सघन रणनीतिक
जागरूकता अभियान चलाए जाएं तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जी सर। देखिए सर, जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो सूक्ष्म वित्त इसका एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जो छोटे ऋण, बीमा और निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवा प्रदान करता है। हालांकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे उच्च ब्याज दरें, अधिक ऋण का बोझ, कठोर ऋण वसूली प्रक्रिया। इसलिए यह आवश्यक है कि वित्तीय सेवाएं जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ प्रदान की जाएं। जी बिल्कुल, भविष्य में वित्तीय समावेशन को और सशक्त बनाने के लिए हमें नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तकनीकी, वित्तीय डेटा साझा प्रणाली आदि को अपनाना होगा। जैसे वर्तमान में जेम ट्रिनिटी यानी कि जन धन आधार मोबाइल और एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई जैसे साधन वित्तीय समावेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि वित्तीय समावेशन भविष्य के लिए एक रणनीतिक निवेश है। जो लोग आज वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं वही भविष्य में आर्थिक विकास के सबसे बड़े सहभागी बन सकते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहे तथा समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद।